गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटा बार बार कह रही हूँ ये सब्जेक्ट आपका इजी नहीं है। जो दोनों सब्जेक्ट्स मेरे पास हैं वो दोनों में मेहनत की पूरी ज़रूरत है और पूरे मार्क्स स्कोर होते हैं। और जो आपका एफएसएम है ये तो आगे भी आपको काफ़ी काम आएगा। इसमें प्रॉपर जो एफएसएम सब्जेक्ट है उसकी आगे बहुत सारे स्कोप और भी हैं और वो आगे आप इससे रिलेटेड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अलग से डिप्लोमास होते हैं। आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, घर पर बैठकर भी आप सेल परचेज़ कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ में, जिससे आप काफ़ी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो वो एक अलग से बात है, लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि जो आपका कॉस्ट है ये भी आपकी फुल लेबर मांगेगा, आपसे मेहनत मांगेगा, और इसीलिए इसको हल्के में मत लेके चलो और बार बार बहुत अच्छी तरह से इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। जितनी भी वीडियोस आपको भेज जाती हैं डेली, आप उसे रूटीन वाइज सुनिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुक में से पढ़िए। और फिर भी कुछ डाउट रहते हैं तो मैं बार बार बोलती हूँ, मेरे पास फ़ोन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए इंडिविजुअल, मैं आपको क्लियर कर दूँगी वो चीज़ें। और फिर भी नहीं होंगी तो आप कॉलेज आ जाइए, मैं 9 बजे से 2 बजे तक कॉलेज में ही अवेलेबल होती हूँ। चलिए अब अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर है आपका मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, फिर हमने उस कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने उसी के क्लासिफिकेशन में किया था कि जो मटेरियल है वो कितनी तरह का होता है, और नहीं जो आपकी कॉस्ट है वो कितनी तरह की होती है। उसमें हमने पढ़ा था मटेरियल से रिलेटेड होती है, लेबर से रिलेटेड होती है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे कि जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो कौन सी होती है। वो कहता है ज़्यादातर अगर एक प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है तो उसमें अबव 50%, 50% से ज़्यादा तो मात्रा आपके प्रोडक्शन में मटेरियल की ही होती है। इसीलिए एक मटेरियल को स्टडी करना और एक मटेरियल को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जब हम कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम रॉ मटेरियल के कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की और रॉ मटेरियल की वेस्टेज को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है, वो कहता है कि जो आपका मटेरियल कॉस्ट होता है उसमें आपकी जो मटेरियल है उसको हम 3 तरह से स्टडी करेंगे। कौन कौन से 3 तरह से, पहले हम पढ़ेंगे कि जो मटेरियल, देखो आपका मटेरियल लिया जाता है, लेकर उसको फिर कहाँ यूज़ किया जाता है, स्टोर में यूज़ किया जाता है, और उसको फिर प्राइसिंग वगैरह भी देखी जाती है कि जो मटेरियल है उसको कितने प्राइस पर मंगवाया गया, कितने वाला इशू किया गया है, कितने वाला आपके पास रह गया है। ये सारी चीज़ें आप इन 2 चैप्टर्स में, जो आपका थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है, वो दोनों चैप्टर ही आपके मटेरियल से रिलेटेड हैं। अब इन दोनों चैप्टर्स में आप मटेरियल के बारे में बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, क्योंकि ये 3 एलिमेंट ही आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। एक मटेरियल, एक आपका लेबर और तीसरा आपका एक्सपेंसेस। जब ये तीनों एलिमेंट्स आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे उसके बाद ही आपका चैप्टर जो है आगे न्यूमेरिकली स्टार्ट होंगे। तो अब इसके अंदर हम 3 पॉइंट्स मैंने बताए कि पढ़ने हैं। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट आप इसके अंदर पढ़ेंगे परचेज़ ऑफ मटेरियल एंड स्टोरिंग। उस मटेरियल को कैसे परचेज़ करना है, कैसे उसको स्टोर करना है, स्टोर का क्या तरीका होगा, परचेज़ का क्या तरीका होगा, परचेज़ के लिए आप कौन कौन सी लेजर्स को तैयार करेंगे, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड आएगा आपका मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल। मीन मटेरियल को कैसे आप, इन्वेंट्री यहाँ पर बात आती है, रॉ मटेरियल को कैसे कंट्रोल करेंगे। रॉ मटेरियल स्पेसिफिकली जो होता है इन्वेंट्री की टर्म में समझाया जाता है। और तीसरा है प्राइसिंग मेथड, कि आप उसको कितने प्राइस पर ख़रीदेंगे। ठीक है, वो आपने यहाँ पर स्टडी कर कर चलना है। तो आज हम जो अपना इस रिकॉर्डिंग में करेंगे वो हम करेंगे परचेस ऑफ मटेरियल के बारे में। वो कहता है परचेस ऑफ मटेरियल जो है, जो क्वालिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स होती है वो डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स पर, कि आपने जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है वो कैसी रखी है। अगर आप अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हैं तो आपके पास फिनिश में भी अच्छा प्रोडक्ट तैयार होता है। इसलिए वो कहता है कि जो हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम पहले उससे क्या पूछते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि बेसिक जिस चीज़ से बना होता है वो चीज़ बहुत ही मैटर करती है। रॉ मटेरियल हमेशा मैटर करता है एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए। इम्प्रूव्ड क्राफ्टमैन की तरह ही हम इसको अंदर ध्यान देंगे कि जो असेंशियल परचेज डिपार्टमेंट है उसको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी जो कॉस्ट है बहुत ही रीज़नेबल होनी चाहिए, कॉस्टली नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका रॉ मटेरियल कॉस्टली हो जाता है तो इसकी वजह से आपका जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो भी कॉस्टली हो जाएगा, जिससे कि आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो आपका परचेज डिपार्टमेंट है
उसको दो चीज़ों पर बेसिकली उसको ध्यान, तीन चीज़ों पर बेसिकली उसको ध्यान देना है। फर्स्ट देना है उसको कि जो आपका हाई वेस्टेज ऑफ मटेरियल है उसको आपने क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हैं उनको आपने क्या करना है, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। और तीसरा आपका है जो मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, मशीनरी टूट फूट हो जाती है, या आपकी मशीनरी का एक्सपेंसेस जो हैं, लुब्रिकेंट है या वेयर टेयर है, या उनकी ठीक तरीके से देख रेख नहीं की जाती, या उसको रफ़ एंड टफ में यूज़ किया जाता है, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि एक तो आपने वेस्टेज को कम करना है, दूसरा आपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और तीसरा आपने मशीनरी को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के, ब्रेक डाउन होने से बचाने के तरीक़ों को करना है। तो वो आपका आएगा परचेज़ ऑफ मटीरियल के अंदर। अब बात आती है, हम जब मटेरियल को परचेज़ करते हैं तो हम उसको दो तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। एक करते हैं सेंट्रलाइज और एक करते हैं डिसेंट्रलाइज। याद होगा आपको मैनेजमेंट में आपने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा है। सेंट्रलाइजेशन में आप क्या करते थे कि सारी की सारी अथॉरिटीज़ एक पर्सन के पास होती थी, सारे अधिकार जो हैं इसी के पास, हर चीज़ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता था। मीन जहाँ पर आपकी सारी की सारी पावर्स जो हैं वो सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यक्ति को दे दी जाती हैं, उसे बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड। सेम इसमें भी ऐसे ही है, जहाँ पर कुछ भी ख़रीदा जाता है आपके डिपार्टमेंट में, आपकी फैक्ट्री में, तो वो एक ही डिपार्टमेंट ख़रीदेगा, एक ही व्यक्ति उस चीज़ को ख़रीदेगा, जिसकी वजह से क्या है वो सेंट्रलाइज हो जाती हैं। और अगर किसी और डिपार्टमेंट को चीज़ चाहिए तो वो उस डिपार्टमेंट के पास जाएगा और वहाँ से वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल की सप्लाई की जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन भी मैनेजमेंट के उसी की तरह है। वहाँ पर भी आपका क्या होता था, जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया उसको अलग अलग तरीके से उसके अधिकार, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिया जाना। वो कहता है यहाँ पर जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया उसके लिए वही उसको पावर्स दी गई, उसको वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई। सेम सेकंड को, सेम थर्ड को, मीन जो पावर्स हैं उनको क्या कर दिया गया, सब डिवाइडेड कर दिया गया, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? तो इसी तरीके से यहाँ पर भी डिपार्टमेंट वाइज जो है चीज़ों को डिपार्टमेंट वाइज कर दिया जाता है कि जो डिपार्टमेंट की ज़रूरत है उसको वैसे खरीदे। अब मैं आपको एक छोटा सा बहुत अच्छा सा इसका एग्जांपल देती हूँ। देखो, हम अपने कॉलेज में हैं, हमारे कॉलेज में सबसे ऊपर आते हैं हमारे प्रिंसिपल मैम, उसके बाद हमारे आते हैं तीन डिपार्टमेंट, एक आता है कॉमर्स, एक आता है आर्ट्स और एक आता है आपका मेडिकल। ठीक है, कॉमर्स में जो है बेसिकली एक ही आता है। आर्ट्स में जो है आपके सब डिवाइड हो जाते हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, डिफरेंट हो जाते हैं। इसी तरह मेडिकल में भी आपके दो आ जाते हैं, एक आ जाता है नॉन मेडिकल और एक आ जाता है मेडिकल में। ठीक है, क्लियर है? अब अगर कॉलेज में कुछ भी स्टेशनरी की ज़रूरत है, चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड वगैरह हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, कुछ भी एज अ पेपर है, रिम है, टेप है, ग्लू है, तो अगर वो प्रिंसिपल मैम मंगवाती है या प्रिंसिपल मैम के पास काम करने वाला कोई क्लर्क उस चीज़ को सबको एक पर्सन को अपॉइंट कर देती है और वो सभी डिपार्टमेंट की रिक्विजिशंस को लेता है। ये डिपार्टमेंट कहता है कि हमें 100 वो चाहिए है चौक के डिब्बे, ये कहता है हमें 400 चाहिए हैं, ये कहता है हमें 200 चाहिए हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 700 डिब्बे इकट्ठे मंगवा देगा, तो उसको तो बोलेंगे बेटा सेंट्रलाइजेशन। आ गई समझ? और जब इसी चीज़ को, जैसे कि प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल ने हर एक कॉमर्स वालों को कॉमर्स की दे दी, आर्ट्स वालों को आर्ट्स की दे दी, मेडिकल वालों को मेडिकल की। मीन कॉमर्स वालों को 200 डिब्बे खरीदने, ये अपने लेवल पर खरीदेगा, इसको 500 खरीदने, ये अपने लेवल पर खरीदेगा, इसको 200 खरीदने हैं, ये अपने लेवल पर जब इस चीज़ को खरीदेगा तो वो हो जाती है आपकी डिसेंट्रलाइजेशन। आई थिंक सो कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपका रिलेटेड भी था बाकी पॉइंट से। ओके, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में।